नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्शक साथियों राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष बात को बताया। देखिए वीडियो को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद आपके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। सर, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 1 दिवसीय धम्म विचार गोष्ठी है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखिए, हम आपके दस्तक पब्लिक ट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश के साथियों को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा जो प्राचीन काल का बौद्ध धर्म है, जिसके कारण भारत को दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा मिला, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया होने का एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। कुछ संकुचित मानसिकता के लोगों ने, विशेष करके पुष्यमित्र शुंग ने हमारे सम्राट बृहदत्त की हत्या करने के बाद तलवार की नोक पर हमारे धर्म को या बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, श्रमण संस्कृति थी, उसको भारत से विलुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आज हमारा भारत जो कभी सोने की चिड़िया होता था, दुनिया का विश्व गुरु होता था, आज वो 200 लाख करोड़ का कर्जदार है ना। तो ये जो पतन भारत का हुआ है, ये हुआ है बुद्ध की शिक्षाओं का विलुप्त हो जाने के कारण, खत्म हो जाने के कारण। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आज बिहार का जो मगध प्रमंडल है, उसकी धम्म संगोष्ठी आयोजित की गई है और इसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों तक जो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का धम्म है, प्रज्ञा, शील, करुणा, एक मानव दूसरे मानव के दुख सुख में काम आए, उनमें भाईचारा हो, मैत्री हो। तो इसे स्थापित करने के लिए हम लोग इस किस्म की विचार गोष्ठी, सम्मेलन पूरे देश भर में कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 365 दिन भी काम करते हैं। 4 जुलाई से 8 जुलाई तक आगरा में विशाल हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। तो इसीलिए ये हमारे काफ़ी दूर दूर से साथी लोग यहाँ आए हैं। और बिहार, चूँकि बिहार एक ऐसा राज्य है, और ख़ास करके ये मगध जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मगध राजधानी के नाम से कभी दुनिया में प्रख्यात था। तो इस बिहार ने और मगध ने, पाटलिपुत्र ने संसार को शिक्षा दिया, सम्मान दिया, जन कल्याण का शासन दिया और सबसे अग्रणी था बिहार ज्ञान में, संपदा में। आज हम देखते हैं भारत में ही तो ये बिहार सबसे पीछे है, सबसे कमज़ोर राज्यों में बिहार की गिनती होती है। तो इसलिए होती है कि हमारे देश से मानवता ख़त्म कर दी गई, इंसान और इंसानियत को ख़त्म कर दिया गया, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बड़े पैमाने पर यहाँ बढ़ाया गया। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण भारत का पतन हुआ है, भारत का नुकसान हुआ है। हम वर्ण और जाति को ख़त्म करके पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, सच्चा लोकतंत्र और संविधान को पूर्णतः रूप से भारत में लागू किया जाए, ऐसी तैयारी के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस किस्म की संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। अशोक सम्राट का भारत बनाना चाहते हैं। इस वक्त बोधगया में है महाबोधि महाविहार, मुक्ति आंदोलन चल रहा है और सैकड़ों साल से ब्राह्मणों के हाथ में कब्जा है महाबोधि महाविहार। इसके क्या कहना चाहते हैं, इसमें कितना समर्थन है आपका? देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बाद हमारे धम्म को ख़त्म कर दिया गया और महाबोधि विहार, ऐसे हजारों जो स्मारक थे, प्रतिचिन्ह थे अशोक सम्राट ने जिनको बनाया था, उनको तोड़ दिया गया, दबा दिया गया, मिट्टी के ढेरों में टीला बना दिया गया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अंग्रेज सरकार का और ख़ास करके घनागार के साहब का कि वो श्रीलंका से आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को दोबारा से यहाँ खोजा और हमको दिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद जो शासन सत्ता जिनके हाथों में आई
तो वो लोग धम्म के समर्थक नहीं हैं। वो लोग नहीं चाहते कि बुद्ध धर्म पुनः भारत में स्थापित हो। समानता है, एक इंसान दूसरे इंसान में छोटा बड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बीटी एक्ट 1949 बनाया और उसमें असमानता का उन्होंने व्यवहार किया। जबकि उसके प्रबंधन कमेटी में जितने भी मेंबर हैं वो सब बुद्धिस्ट होने चाहिए थे। स्वतंत्र रूप से उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए था, सरकार के हाथों में नहीं। हमारे देश में इतनी मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, तो उनका जो स्वतंत्र प्रबंधन है वो उनके अनुयायियों के हाथों में है, सरकार का कोई दखल नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ इन्होंने महाबोधि महाविहार, बौद्ध गया महाविहार को इन्होंने सरकार के अधीन ले लिया। अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी तो केवल मेंबर जो हैं इसकी लड़ाई चल रही है कि भाई 4 आपने गैर बौद्ध रखे हैं, 4 बौद्ध रखे हैं, इनको ख़त्म करके संपूर्ण बौद्धों को रखा जाए। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, इसके बाद ये भी होगी कि सरकार का कोई नियंत्रण इस पर नहीं रहना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया इसको डोनेशन मिलता है। आप देखिए दूसरे जो धर्म है, जैसे सिख धर्म ले लीजिए आप, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ईसाई धर्म ले लीजिए, उनको जो डोनेशन मिलता है उनसे बहुत सारे उनके स्कूलें चलते हैं, वो गरीब निर्धन बच्चों को शिक्षा देते हैं। सिखों के तो हॉस्पिटल चलते हैं, गरीब जो मजलूम लोग हैं जो अपना बढ़िया इलाज नहीं करा सकते उनके लिए फ्री निःशुल्क इलाज, रहना खाना सब। लेकिन महाबोधि महाविहार में विदेशों से और भारत के अनुयायियों के द्वारा लाखों करोड़ों दान आता है। उस दान से ना कोई विद्यालय चलाया जाता है, ना कोई अस्पताल चलाया जाता है, ना ही गरीब निर्धन लोगों की कोई सहायता मदद होती है। यहाँ तक कि जो भिक्षु हैं, भंते लोग हैं, उन भंते लोगों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर उनको भोजन भी करा दिया जाए। तो ये सारा डोनेशन जाता कहाँ है, जाता कहाँ है? तो इसमें सरकार की मोनोपोली होती है। सरकार अपना कलेक्टर को उसका चेयरमैन बना देती है, इसका सेक्रेटरी भी सरकार नामित करती है, मेंबर लोग भी नामित करती है। तो इसका मिसयूज हो रहा है। हमारी जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, इस मिसयूज को, दुरुपयोग को रोकने की है और संपूर्ण रूप से इसका प्रबंधन स्वतंत्र रूप से बौद्धों के हाथों में हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार को हीन भावनाओं से देखा जाता है, जैसे सम्राट अशोक बुद्ध काल का यहाँ बौद्ध विहार रहा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बिहारी लोगों को भी हीन भावनाओं से, इनके नाम से ही भी हीन भावनाओं से देखा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा है, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि बिहार ने और बिहार के लोगों ने इस श्रमण संस्कृति का प्रचार पूरी दुनिया में किया। लेकिन आज उन बुद्धों के शिक्षाओं का प्रचार पूरी दुनिया में किया। तो जिनको बुद्ध सूट नहीं करते या उनकी विचारधारा जिनके हित में नहीं है, शासन सत्ता उनके हाथों में आ गई, उनके हाथों में आ गई, तो उन्होंने पूरे बिहार को ही गरीब और निर्धन बना दिया, शिक्षित बना दिया। और गरीब होने के कारण, निर्धन होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण उनको फिर लोग हीन भावना से देखते हैं, है ना। जब ये भारत संपन्न होगा, शिक्षित होगा, संपन्न होगा, ज्ञानवान होगा, तो मैं समझता हूँ फिर कोई इन भावना से नहीं देखेगा। खुशी की बात में एक आपको प्रमाण बता रहा हूँ कि प्राचीन काल का बीज आज भी बिहार में कामयाब है। कैसे कामयाब है? आप देखिए, भारत में सिविल सेवा होती है, सिविल सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिसर्स बन के जाते हैं, IAS और IPS, बड़े पैमाने में बिहार से ही बन के जाते हैं। गरीबों के बच्चे होते हैं वो, और भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन पास करते हैं। लेकिन वो गिने चुने लोग हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण बिहार को ये सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सर, इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद इन बिहार के लोगों को जानकारी ना होने से वो भी अपने आप को हीन, अपने आप को महसूस करने लगे कि हम बिहार कोई कलंक नाम हो गया है, ऐसा उनको महसूस। देखिए, कोई संगति नहीं है उनकी। जब तक संगति नहीं होती, हम लोग बैठते नहीं। जैसे आज विचार गोष्ठी के नाम से हम लोग बैठे हैं, 100-150 लोग बैठे हैं, संगति कर रहे हैं, है ना। तो आज चर्चा होगी क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो संगति नहीं है, संगति नहीं है। बस आदमी ने सुबह निकलना है घर से, मजदूरी करनी है, शाम को कुछ पैसा कमा के लाना है, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह चला जाना है। गरीबी इतनी की है, बिहार को इतना गरीब बना दिया है
कि हीन भावना का एक कारण ये भी कि आप बम्बई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइएगा, आप किसी भी बिहार राज्य से अलग जाइए, दिल्ली जाइए, दूसरी जगह जाइए, तो आपको सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं चाहिए, फैक्ट्री के लिए, बेलदारी के लिए, मिट्टी उठाने के लिए, गिट्टी उठाने के लिए, तो आपको बिहार का आदमी मिलता है। सबसे सस्ता मजदूर बिहार का मिलता है, इसलिए लोग फिर हीन भावना से उनको देखते हैं, तो बड़े गरीब लोग हैं, ये तो बड़े ऐसे लोग हैं, है ना। और सरकारों को करना क्या चाहिए था? ये बुद्ध की धरती है, बड़ा कॉलर बड़ा करके कहते हैं, जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश में हुए, विदेशों में जाते हैं, बड़ा कॉलर करके कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया। तो ये बुद्ध की धरती है, तो ये कारखाने लगने चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, खेतियाँ हैं उस खेती का एक्सपोर्ट होना चाहिए, हमें फसलें किसान को ऐसे नए नए बीज ला के देने चाहिए जिससे बहुत अच्छा मुनाफा हो, बहुत अच्छा पैसा कमाया जाए। लेकिन एक प्लानिंग करके, एक योजना के तहत बिहारियों को गरीब बनाए रखना है, उन्हें अशिक्षित बनाए रखना है। इसका इलाज एक है, एक इलाज है, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम गैर राजनीतिक रहकर भी हम ऐसी कोशिश करना चाहेंगे कि ये जो बिहार राज्य की बागडोर है या पूरे देश की बागडोर है, इस पर प्रभारी नियंत्रण भारत के बौद्धों का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का होना चाहिए। जब राज सत्ताओं पर प्रभारी नियंत्रण होगा तो फिर ये निरंकुश नहीं होंगी सत्ताएं, फिर इनको ठीक से काम करना पड़ेगा, ठीक से संविधान को लागू करना पड़ेगा। अंतिम सवाल ये है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कितने प्रदेशों में फैल चुका है अभी तक? आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 28 राज्यों में इसकी यूनिटें हैं और हम लोग 500 से ज़्यादा जिलों में हमारी कमेटियां हैं और हमारा 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार भुवनेश्वर में है, कलिंग में, जहां आज से 2200 वर्ष पहले कलिंग और अशोक सम्राट का युद्ध हुआ था। ठीक उसी जगह पर है जहां अशोक सम्राट को चंडाल अशोक से देवा प्रिय अशोक बनने का अवसर मिला, उनका जमीर जागा, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने तलवार का त्याग करके बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, है ना। तो 20वां अधिवेशन है और वहाँ लगभग 30 राज्यों से ज़्यादा के प्रतिनिधि रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।